नमस्कार, मैं कमल कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीच बाजार चुनावी बात। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आप ये भी जानते हैं कि इस समय चुनावी मुद्दे भी जोरों शोरों से उठाए जा रहे हैं। लोकसभा का चुनाव, लेकिन उसके बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी है। तो बीच बाजार में चर्चा क्या है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र में, जहां कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। उनके पीछे की वजह क्या है, ये भी जानने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। सीधे विधायक नीरज शर्मा से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ के विधायक के तौर पर उनका एक बड़ा जिम्मा है कि यहाँ की जनता की भलाई के लिए वो काम करें। लेकिन क्या ऐसे काम हुए? आइए इसी की पड़ताल करते हैं बीच बाजार में। नगला इनक्लेव पार्ट 2 के बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं और विधायक जी से जो समय लिया, समय के मुताबिक हमारे पास आ चुके हैं। विधायक नीरज शर्मा को इस वक्त आप खबरें तक पर देख सकते हैं। बीच बाजार चुनावी बात हम करने जा रहे हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में। नमस्कार सर। मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ समय से विधायक नीरज शर्मा चुनावी तौर पर सक्रिय तो हैं, लेकिन उससे पहले अपने लोगों के लिए ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं। चाहे विधानसभा की बात करें या सड़क की भी बात करें, यानी कि सदन की और सड़क की दोनों की बात करें। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि अब चुनाव से पहले बीच बाजार चर्चा क्या चल रही है, आप तक क्या चर्चाएं आ रही है, लोग आप तक क्या बातें लेकर आते हैं? देखिए, मैं विधायक बना और विधायक बनते के साथ हम लोगों को कोरोना की बीमारी का सामना करना पड़ा और शुरू के 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, डेली शाम को मैं फेसबुक पे डायरी भी लाइव करता हूँ। 2 साल कोरोना में नीरज शर्मा घर नहीं बैठा, चाहे प्रोजेक्ट हमने खिचड़ी चलाया हो। और ये मेरा दावा है कि कोरोना के अंदर मेरी NIT 86 में आदमी सुबह भूखा उठा जरूर था, रात को भूखा नहीं सोया। और वो प्रोजेक्ट खिचड़ी नीरज शर्मा ने अपने पैसों से नहीं चलाई। मैं अलग अलग जगह गया, कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सबने ही अपने घर से जो अन्न दे सकते थे अन्न का दान किया, जो श्रम दे सकते थे श्रम का दान किया। सारे मिलके खिचड़ी बनाते थे। और उसके बाद जिस भाई के पास खाने को नहीं होता था, मैं ये नहीं कह रहा मैंने हलवा पूड़ी बांटी, मैंने पनीर बांटा, पर एक खिचड़ी के आदमी का पेट भर सके वो हमने चलाया। जिस नेता ने ये कहा आपदा को अवसर बनाइए, सारे पूंजीपति उसके दोस्त थे। उन्होंने उन मजदूरों को अपनी फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। हड़ताल करके मैं अपने जिले का, शहर का माहौल नहीं खराब करना चाहता था। 30 दिन हमने शांतिपूर्वक रामायण का पाठ किया और उस रामायण का पाठ करने का प्रताप ये निकला, मेरे सारे मजदूरों का उद्धार हो गया। विधानसभा में मैंने डिमांड उठाई कि जो सीवरेज के ढक्कन से आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसको राइट टू सर्विस में लाया जाए। वो सरकार राइट टू सर्विस में लेके आई। राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा में नहीं था, वो विधानसभा में मैंने बनवाया। परंतु आज जो हमारे को सबसे ज़्यादा परेशानी है, ना मैं इस सरकार से स्टेडियम मांग रहा, ना मैं इस सरकार से पुल पुलिया मांग रहा, ना मैं कोई नया जिला मांग रहा, ना मैं कोई पार्क मांग रहा, ना मैं कोई फव्वारे मांग रहा, ना मैं इस सरकार से कोई स्विमिंग पूल मांग रहा। आप भी देखिए, ना कोई बारिश है, ना लेना है ना देना है। ये सीवरेज ओवरफ्लो यहीं तक नहीं है, आगे साई मेडिकल तक चलेंगे। कैसे तो ये दुकानदार दुकानदारी करेंगे, इनके बहुत बहुत दिनों तक बोनी बट्टे नहीं हो पाते। और इस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तकरीबन ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, साई मेडिकल से लेके और अटल चौक, सोनिया चौक, लालू STD होते हुए सोना रोड तक का, और सब इलाकों की ये दुर्दशा है। ये टोटल 28 करोड़ का प्रोजेक्ट था। एक एक गली के मैंने एस्टीमेट बनवाए हैं, कमिश्नर मैडम ने पास कर दिए, ये कह के जी हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा सरकार दे। डायरेक्टर लोकल बॉडी ने पास कर दिए, सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने पास कर दिए, मंत्री जी ने खुद फाइल साइन कर दी। और पिछली 16 दिसंबर को 2023 को मेरा विधानसभा में प्रश्न था, 10 मिनट बहस हुई। हमारी सांसों पे भी टैक्स है, एक एक पाई हमारे जनता को चूस के ये भाजपा सरकार ले जा रही है। तो विकास के लिए पैसा ये क्यों नहीं दे रहे हैं 28 करोड़ रुपया? आपकी पीड़ा को मैं समझता हूं विधायक जी, और जब हम बीच बाजार खड़े हैं और ऐसी बुरी स्थिति, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ड्रामा कोई करता है तो नीरज शर्मा करते हैं। 54 दिन में नंगे पैर रहा और जौन सा कहता ना उसने अपनी माँ का दूध पिया हो, पूरे हरियाणा में चैलेंज है। नीरज शर्मा 54 दिन नंगे पैर चला था,
54 घंटे तो नंगे पैर चलवा देना उसको। मैं भी किसी माँ का लाल हूँ भाई, मैं भी किसी औरत का घरवाला हूँ। इस ठंड में चल के दिखाए कोई। कल 8 डिग्री टेम्परेचर था सुबह, जहाँ मुझे धक्के मार के बाहर निकाला। कौन मना कर रहा है? तुम भी करो ऐसे ड्रामे। अगर जो जनता के काम ऐसे ड्रामे करने के लिए होते हैं तो नीरज शर्मा ऐसे ड्रामे एक बार नहीं 1000 बार करेगा। नीरज शर्मा ने क्यों आवाज उठाई 200 करोड़ की? क्या इस जिले में 40 पार्षद नहीं है? क्या मेयर नहीं है? सीनियर डिप्टी मेयर नहीं है? डिप्टी मेयर नहीं है? खोट आपको लगती है? 100% है। सांसद नहीं है हमारे यहाँ, बाकी 5 विधायक नहीं है। क्यों नहीं बात करते हैं 200 करोड़ की? आप खुल के बोलो ना 200 करोड़ की। और अब तो नीरज शर्मा भी नहीं कह रहा। सीएजी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। सीएजी ने उसकी रिपोर्ट बनाई है कि 183 करोड़ 84 लाख रुपया गबन हुआ है हरियाणा सरकार का। ये भी कम देख रहा से हूँ मैं, ये कम- भी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कम ये से कम सीवरेज को विधायक जी मैं देख रहा हूँ। हाँ, अभी तो आगे कुछ अब भी ये नहीं नहीं है। पता ढक्कन है कि नहीं है। ढक्कन है इसमें? ढक्कन तो है पर गलत लगा हुआ है। मेन होल ही नहीं है जी, होल ही नहीं आता, मेन होल ही नहीं लग रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है और ये इनको तो टेलर है नजरअंदाज कैसे किया जा रहा है विधायक जी? ये मैं भ्रष्ट समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप विधायक हैं, आप अपने आप को बहुत मजबूर दिखाते हैं। नहीं भाई साहब, मैं बहुत क्या ज्यादा करूं? मजबूर। देखिए, मैं विधानसभा में आवाज उठा सकता हूं क्योंकि 28 करोड़ की फाइल है। फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है अक्टूबर से। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं अलग अलग वर्गों के लोगों से ही बातचीत करना चाहता हूं। पहले तो फल फ्रूट की दुकान पे आ जाते हैं। साहब, आप पे विधायक को हम लेकर आए हैं आपके बीच में। मुझे बताइए कि हाल तो बुरा है यहाँ के आसपास का, कई जगह विकास के काम हो हाँ जी। गए, लेकिन विधायक जी कह रहे हैं बहुत मजबूर हैं। क्या आपको लगता है जिसको आपने वोट दिया बहुत मजबूर आदमी था वो? था तो मजबूर, अब क्या करे, उनके भी कोई वह नहीं है ना, उनके वह नहीं है, क्या नाम है, सत्ता नहीं है, तो वो सत्ता नहीं है। हाँ, तो उस हिसाब से उनको कुछ काम का वो दे ही नहीं रहे अगले। ये बात आपको समझ में आती है? हाँ जी, हमें खूब आ रही है जी इस बात का। हाँ जी, ये मोदी जी का है तो मोदी जी मतलब अपने मेंबरों को दे रहा है, बाकी इनको कुछ भी नहीं दे रहा है। अब इनको लगता है कि सत्ता आपकी नहीं है तो फिर जो आपकी बात है वो नहीं सुनी जा रही है। हम तो बहुत बढ़िया समझते हैं कि लॉकडाउन था, हम तो मरने को तैयार थे। हमारे पंडित जी ने एकदम हमारा परमिशन बनाया वहाँ दिल्ली के लिए और हम गए थे। और पापा जी और भैया हम तो शुरू से ही पंडित जी के संग हैं। सारण से यहाँ आया था तो पंडित जी ने कहा मियाँ जी कहाँ जा रहे हो? मैं सुभाष चौक पे जा रहा हूँ जी, मैंने प्लॉट ले लिया है, वहाँ जा रहा हूँ मैं तो। और लॉकडाउन में मेरे नीरज बाबू ने एकदम सूटा सूट सेन करके और मोहर लगा के थाने की भेज दिया। दवाई लाया था खूब तबीयत से और किसी ने हाथ नहीं लगाया माँ तक। जो हमारे बाबूजी थे स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी, उन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक चीज सिद्ध करी कि कॉलोनियों में भी लोग रहते हैं, कॉलोनियों में भी राजनीति होती है। हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार कॉलोनी में बसती है। ये सारा एरिया बिल्कुल खेत से थे और जब तक बाबूजी मंत्री थे कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। ये सब बाबूजी के समय का काम हुआ पड़ा है और पिछले 10 साल से सारा ही इलाका हमारा विकास के नाम पे पिछड़ गया। हुड्डा साहब 5 साल में 17 बार यहाँ आए थे NIT 86 में और क्या नहीं दे गए साहब? स्कूल अपग्रेड कर गए, कॉलेज दे गए, गोंची ड्रेन दे गए, हमारे यहाँ लेजर वैली पार्क। जो समस्या है ये भी दे गए क्या वो? नहीं भाई साहब, मेरी ये बात समस्या सुनिए। मैं वही कह रहा हूँ, समझने की ये है, कोशिश कर रहा हूँ कि ये समझना समस्या कब से है? ये पानी, ये पिछले सीवरेज, 9 सालों से, पीने 9 का साल। पानी नहीं है लोगों के पास, स्वच्छ पानी नहीं है। पानी तो साहब आबादी बढ़ रही है, नए बूस्टर नहीं बन रहे, नई रेनीवेल की योजनाएं नहीं आ रही। पिछले 9 साल से, 5 साल से, इससे पहले जो विधायक थे मेरे से, ये आवारा पशु देख लीजिए आप। ये सारी समस्याएं साहब नगर निगम नकार रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार के लिए पैसा है इस सरकार के पास। अच्छा, नीरज शर्मा ने एक चीज और कर रखी है, मेरे यहाँ अगर जो 1 लाख का भी काम होगा तो पहले उसका डिस्प्ले बोर्ड बनेगा कि ये 1 लाख का काम है। हालांकि उस पर मेरा नाम नहीं होता, इस सरकार को बड़ी तकलीफ होती है। बाकी जो विधायक हैं उनके काम हो रहे हैं, जो विपक्ष में हैं या फिर जो समर्थन दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बहुत से आपके पड़ोसी भी हैं एक तो। देखिए, उनके हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, हमें बचपन से एक बात पता है कि कोई बीमारी है तो उसको छुपाओ मत। बीमारी छुपाने से उसका समाधान नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ समस्याएं बहुत है आप। बीमारी छुपाने से उसका समाधान नहीं होगा। बीमारी का करवा रहा हूँ बाबू, बीमारी आप बताओगे तो समाधान होगा। एक जनप्रतिनिधि का काम क्या है?
जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाना, परंतु जहां काम होने वहां के लिए इनके पास पैसा नहीं ये है। कि अब नीरज शर्मा का जो एटीट्यूड बन गया है, आपको पॉजिटिव लगता है लेकिन सरकार को नेगेटिव लगता है, और आज अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे नीरज शर्मा। इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के अलग तरीके से प्रदर्शन चाहे विधानसभा में क्यों ना हो। देखिए, मैं 54 दिन नंगे पैर रहा, किस लिए रहा कि 200 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, बिना सिले वस्त्रों के रहा, चिलचिलाती धूप में रहा कि साहब आप भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करो। उसमें कौन सा क्या क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पानी पानी तो तरक्की हुई, कुछ तरक्की तो यहाँ पे। ये तो पर्सनल अपने हम लोगों ने लगाया ये। अच्छा, मैं ये सब समस्याएं जो आप देख पा रहे हैं, जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा पीड़ा होती है, थोड़ा सा ज्यादा दुख होता है कि मैं इस विधानसभा का विधायक, इस विधानसभा क्षेत्र का विधायक हूँ, और ये देखिए मैं इसको भी नहीं उठवा पा रहा हूँ, इस समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहा हूँ। इसीलिए अपने ऊपर कष्ट ले रहा हूँ। अब एक सवाल ये भी बनता है कि फिर तो जो जनता है वो ये देखे, इस तरह की सरकारों पर आप आरोप लग रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, तो फिर जिसकी सत्ता आने वाली होगी उसको ध्यान में रखते हुए वोट करे फिर तो जनता, क्योंकि आप अगर विपक्ष में आ गए तो फिर यही हाल है। अब विपक्ष में नहीं आएंगे ना, जनता को पूरा भरोसा है कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन के आ रहे हैं और 24 के अंदर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, नीरज शर्मा उनकी कैबिनेट का हिस्सेदार होगा। अच्छा, और जैसे हुड्डा आप साहब अपनी मंत्री की दावेदारी भी आज पेश कर रहे हैं। बिल्कुल है जी, अच्छा। बिल्कुल है। हुड्डा साहब एक कलम से 280 करोड़ दे के जाएंगे, उस दिन कहाँ से पैसा आ जाएगा? मनोहर सरकार ने कभी आपको कोई पैसा नहीं दिया? साहब दिया होता तो इस इलाके के हालात ये होते क्या? 28 करोड़ की वजह से आप जो सरकार को कोस रहे हैं, क्या और समस्या का समाधान नहीं किया? आपने कहा 3 काम में सरकार से करवा के आया हूं, बड़े बड़े काम। देखिए काम थे वो, उसके अंदर एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बता, मुझे लगता है और बुरी स्थिति में जा रहे हैं हम। हाँ, मुझे तो एक समस्या ये लगती है सर यहाँ पे कि यहाँ तो आवारा पशुओं का भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं देख रहा हूँ कि हर गली में आवारा पशु भी नजर आ रहे हैं। ये तो ये समय फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की समस्या समस्याएं हम देख पा रहे हैं। साई मेडिकल स्टोर, जी। ये बेचारे की तो बोनी भी नहीं हो पाती, और सबसे ज्यादा बात हो पाती है यहाँ तक का पानी रहता है। मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग हैं उनसे मैं पूछ भी लेता हूँ, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके यहाँ पर ग्राहक भी नहीं आ पाते हैं, और करे तो क्या करें। और हम देख पा रहे हैं इस समय हमारे भी कपड़े और जूते सब अब ऐसे इनके बीच में जाना पड़ रहा है, और यही हम धरातल की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं जब हम इस तरह के कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। ये यहाँ पे बता देंगे पानी किधर है, दुकान है इनकी। मेडिकल स्टोर आपके ग्राहक भी नहीं आते, कई बार पानी भर जाते? नहीं आते जी। जी बड़ी समस्या लगती जी, बहुत समस्या है जी। है। तो क्या है इसका सोल्यूशन, क्या समाधान लगता है आपको? जी सोल्यूशन जी, हमारे पार्षद जो भी है वो कराएंगे जिससे सोल्यूशन। कितने दिन से ये समस्या है? जी जब से है जी, इतना पानी रहता है हमारे वहाँ तक रहता 2 साल से समस्या। बिल्कुल जी। ना तो बारिश हुई भी है, नहीं कोई है। बारिश नहीं हुई है, कोई यहाँ पर कोई छिड़काव नहीं हुआ पानी का। यहाँ पर आप सोच सकते हैं जब ऐसी स्थिति है तो बीमारियां और बहुत सारी दिक्कतें परेशानी होती होंगी। बच्चे भी यहाँ पर, बुजुर्ग भी यहाँ से, और दूसरी जो आप बीमारियों का पैसों की खतरा बात बना कर रहे रहता थे ना जी, देखो मैं तो बड़ा खुल के कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा तकलीफ क्या है, मैं विधायक हूँ, नगर निगम भंग है, क्या सांसद महोदय का कोई कर्तव्य नहीं है? इस इलाके की जनता ने एनआईटी 86 की ने मेरे से ज्यादा वोट कृष्णपाल गुर्जर जी को दी। पता नहीं क्यों उनको तकलीफ है। मैं एक दिन दिल्ली भी गया उनकी कोठी पे, अपनी विधानसभा की एक समस्या बता के भी आया पर्सनली। चिट्ठी तो मैं लिखता ही लिखता हूँ उनको। या तो हमारे फरीदाबाद में ये भी कहा जाता है कि कृष्णपाल गुर्जर जी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। पूरे आज हिंदुस्तान में पता है कि नीरज शर्मा 28 करोड़ के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन नीरज शर्मा जी एक बात बताइए, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? कोई भी सत्ता में हो वो तो चाहता है कि विकास की हवा चले और हर जगह विकास ही विकास दिखे। देखिए उनको ऐसा लगता है कि यहाँ काम कराएंगे तो गुडविल शायद नीरज शर्मा की बनेगी। मैं हैरान हूँ विधायक जी ऐसे नज़ारे देखकर। और मैं भाई साहब इतनी ठंड में इसीलिए नहीं ठिठुरता फिर रहा हूँ, मेरी आत्मा रोती है कि मेरी जनता का क्या कसूर है। मेरी जनता का कसूर थोड़ी है। मेरा कत्ल करा दो, ईडी भेजो मेरे घर में, सीबीआई भेजो, पुलिस भेजो, यही कर सकते हो। जनता को क्यों नरक में जीने के लिए छोड़ रहे हो? जनता का काम कराना तो भाजपा का फर्ज है। भाजपा सरकार क्यों अपनी जिम्मेदारी से पीछे भग रही है? जब टैक्स भाजपा सरकार ले रही है तो इन लोगों के काम कौन कराएगा? बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं। विधायक आवाज ही तो उठा सकता है, प्रश्न लगा सकता है। विधायक थोड़ी अपने घर से पैसा लगाएगा, पैसा तो सरकार ही देगी।
ये है यहाँ पर आवारा पशु जो अपना भला नहीं कर रही, ये भी पन्नियां और प्लास्टिक ये खा रहे हैं, इनका भी भला नहीं हो रहा। जो यहाँ पर लोग रहते हैं, एक बार दिखाइए वहां पर, जो हमें देख भी पा रहे हैं अपनी घर के छत पर खड़े होते हुए। अब ये लोग, अब विधायक जी यहाँ पर आए हैं तो इनसे भी आप जरूर भरोसा तो लेते होंगे, लेकिन विधायक जी मजबूर है। और ये जो जगह है, ये लोगों के रिहायशी इलाके के बीच में जगह है। अब सोचिए और समझिए इस बात को कि अगर ये यहाँ पर लोगों के बीच में ऐसी समस्या है तो फिर क्यों ना यहाँ पर बीमारी का घर बने और क्यों ना लोग यहाँ पर परेशान हो। फिर सवाल उठता है कि ये किस तरह की राजनीति है। विधायक वाकई में इतना मजबूर हो सकता है या फिर सरकार काम करवाना चाहती है, विधायक गड़बड़ कर रहे हैं। लोग हमारी तरफ टकटकी लगाए इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि विधायक जी के सामने वो कई बार अपनी समस्या लेकर आते हैं, लेकिन हमने बातचीत की है विधायक जी से। उन्होंने कहा कि जो मैंने करवाना था बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ करवाया, लेकिन जो काम बचा है वो सरकार की जिम्मेदारी है। विधायक जी, इससे पहले मैंने जब आपसे सवाल किया था, आपने अपनी मजबूरी बताई, मैंने लोगों से भी वही सवाल किया कि क्या मजबूर हैं विधायक जी। उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो ये मान लिया है कि विधायक जी ने बहुत संघर्ष के साथ, बहुत मुश्किलों के साथ जो काम करवाना था वो करवा दिया। अब आगे क्या? ये सुभाष चौक है, सुभाष चौक है। यहाँ से आप राइट मुड़ेंगे ना, यहाँ इतनी कीच गारे खच्चर थे पूछो मत, ये मैंने ठीक करा दिए। अब 28 करोड़ से मैं ये नहीं कह रहा मेरी कॉलोनियों का स्वर्गीय विकास हो जाएगा, उसके लिए तो चाहिए 2800 करोड़। और बिना वो हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बने और नीरज शर्मा के मंत्री बने संभव है नहीं। या तो राम जी मुझे उठा ले, या राम जी इनकी सरकार को उठा ले, या ये 28 करोड़ दे दे मेरी विधानसभा के। 3 ही ऑप्शन है। और मैं कोई नजायज नहीं मांग रहा हूँ, सरकार कैलकुलेट करेगी तो इससे ज्यादा का टैक्स मेरी जनता दे रही है इन पर भ्रष्ट भाजपा सरकार को। उन्होंने कुछ नहीं करना, मंत्री ने फाइल अप्रूव कर रखी है अक्टूबर 2023 से, और उन्होंने भी साइन नहीं करने। जो उनके बिहार पे मुख्यमंत्री कार्यालय में लोकल बॉडी देखता है, उसको सिर्फ ये लिखना है एज मिनिस्टर डिजायर्ड अप्रूव्ड, सिर्फ एक अप्रूव्ड शब्द लिखना है। उसी को लिखने में उनको देखो कितना समय लग गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने लग गए। 120 दिन 24 घंटे होते हैं, कम से कम 4000 घंटे से ज्यादा लग गए। खट्टर जी को एक फाइल पढ़ने का समय नहीं मिला। एक बात बताइए विधायक जी, अब सत्ता में आप नहीं है तभी ये दिक्कत परेशानी आप नहीं मानते। अब आजकल तो वैसे विपक्ष के कहते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं ऑपरेशन लोटस, नीरज शर्मा जी चले जाए बीजेपी में हो जाएगा उद्धार इस विधानसभा क्षेत्र का भी। देखिए, मैं राम कथा करता हूँ, ये आपको पता है। बिल्कुल, देश में भी करता हूँ, विदेश में भी करता हूँ। हाँ। ये भाजपा वाले राम जी की बात करते हैं, राम जी की बात मानते नहीं है। आपदा में तो सेवा करने से बात बनती है। ये भाजपा के लोग सिर्फ राम जी की बात करते हैं, राम जी की बात मानते नहीं। विधायक जी थोड़ा बैठ के बात करते हैं। इस समय हमारे सामने देखिए ललित जी के कैमरे से काफी लोग हमें देख भी पा रहे हैं, और हम इसी खासियत के साथ अपने कार्यक्रम में हम ना तो किसी बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं, ना तो हम ये कहते हैं कि कोई हमारी चर्चा को, बातचीत को ना सुने। हम सीधे बातचीत करने के लिए विधायक जी के पास आए हैं। अब मैं कुछ और सवालों के साथ विधायक जी पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा मैं आपसे। जब बात होती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो कहते हैं ये तो प्रॉपर्टी डीलर्स की सरकार थी, CLU सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा पर ये आरोप लगते आए हैं। अभी हाल ही में जब ईडी से पूछताछ हुई उसके बाद भी कई तरह के सवाल उन पर खड़े हुए। आपको क्या लगता है कि वो जो आरोप बार बार लगते हैं वो आरोपों के आधार पर आगे भी राजनीति यूं ही चलती रहेगी आपके विरोधियों की? देखिए, मुझे विधानसभा में ये बात करनी है। ये जो बात करते हैं ना हुड्डा साहब के ऊपर, हुड्डा साहब के तो पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। ये जो हुड्डा साहब की सोच थी ना, हुड्डा साहब की सोच कभी ये नहीं रही विरोधियों के काम नहीं करने। आप विज साहब से पूछो अम्बाला में कितने काम करे हुड्डा साहब ने। मार्च सेशन नहीं तो अगस्त का आखिरी सेशन, उस सेशन के अंदर एक एक चीज दिखाऊंगा मैं इनको कि ये बात करते हैं प्रॉपर्टी डीलरी की। खट्टर जी एज HSBP चेयरमैन, हुड्डा की प्रॉपर्टी थी, कैसे आपने ऑक्शन कराई, उसकी किस हैसियत से ऑक्शन कराई? अब ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें, फिर से चुनावी ताल ठोकेंगे? बिल्कुल लड़ूंगा जी, मेरी जनता का प्यार है। बाकी जनता से पूछ लो लड़वाएगी ना लड़वाएगी, हम तो जनता के ऊपर है। अब ये कथावाचक क्यों इन राजनीतिक पचड़ों में पड़ गया, मुझे समझ नहीं आ रहा इस बात। नहीं, मैं बताऊं पंडित जी, आपको, बताइए। मैं बताता हूं। कथावाचक राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ा। एक MLA राम कथा करने लगा MLA बनने के बाद। बचपन में हम रामलीला में बंदर सेना बनते थे,
हमने ताड़का का पाठ किया, मकर ध्वज जी का किया, सूर्पणखा का किया, हनुमान जी का पाठ खेला। शादी हो गई, रामलीलाएं भी बंद हो गई, अब 20-25 साल पुरानी बातें हो गई। जब ये कोरोना आया तो कोरोना के अंदर एक दिन हमारे गली के पंडित जी आए, मैंने मनोहर लाल जी को चिट्ठी लिखी और मैंने पुजारी जी से पूछा आपका भी लेबर कार्ड बना दूं? वो कहने लगे भैया भगवान की सेवा करते हैं, झूठो काम नहीं करेंगे। मैंने कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पंडित जी क्या करें? मैंने कहा यार रामायण कैसे पढ़ी जाती है? माँ साल में 1 दिन का अखंड रामायण पाठ करती थी। उन्होंने कहा 30 दिन की होती है। मैंने कहा चलो कल से हमारे यहाँ कर लेना। और हमारी गली में एक हमारा मुस्लिम परिवार था, उनका ऑर्केस्ट्रा का काम है, उनसे बात हुई, कहने लगे हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जी कोरोना में। एक बिटिया थी वो ढोलक बजाती थी, मास्टर जी थे, हमारी मंडली बन गई जी। कोरोना में लेट उठते थे, काम कोई था नहीं। उस दिन जब सुबह सुबह रामायण का पहले दिन पाठ हुआ साहब, घर में तो सुबह 7-8 बजे साफ सफाई हो गई, चूल्हा चूका साफ हुआ। मैंने कहा तो काम बढ़िया हो गया। 30 दिन तक हमने रामायण करी, रामायण करनी आ गई। उसके बाद मेरे मजदूरों को निकाल दिया, फिर हमने रामायण पढ़ी, हमारा भला हो गया जी मजदूरों का। उसके बाद जब मुझे कोरोना हुआ तो डॉक्टर मैडम आई एक दिन कटारिया जी, वो कहने लगी भैया आप आपस में बात क्यों नहीं कर रहे? आप तो कोविड पेशेंट हो, आप तो इकट्ठे खाना भी खा सकते हो, आप सब तो इन्फेक्टेड हो गए। फिर हम सब आपस में बात करने लगे। अच्छा। और मेरे पहले जजमान भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बने। और भैया कथा भी हुई, सबने बढ़िया दक्षिणा भी दी, किसी ने 21,000, किसी ने 31,000। और मैं जहाँ भी कथा करने जाता हूँ बहुत लोग बढ़िया मान सम्मान देते हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त के लिए आपकी चुनावी तैयारियां क्या है? क्या करने वाले हैं? क्या वायदे लोगों को फिर से आप करने वाले हैं? हुड्डा साहब ने कोई आश्वासन दिया है कि सरकार आने दीजिए, नीरज जी आप मंत्री? मुझे राम जी ने आश्वासन दे रखा, कमाल कर रहे हो। हुड्डा साहब ने सबसे पहले किसका खाता खोला? उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा, ब्राह्मणों का खोल। इन लोगों से मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा, आप चाय पीजिए इतना। अंकल जी, फरीदाबाद NIT ये विधानसभा है, आप वोटर हैं यहाँ के? आपने वोट दिया था पिछली बार, आप वोटर हैं यहाँ के? आपको कुछ उम्मीदें हैं विधायक जी से? इनसे लगती है, कांग्रेस पार्टी से, BJP से, किससे लगती है? इनसे लगती है। बाबू बैठे हैं जो। विधायक जी को दोबारा आप चुनेंगे या फिर आपको लगता है कि अब दूसरा विकल्प देखना पड़ेगा? हाँ, इनसे चुनेंगे। क्या बड़ी समस्या लगती है यहाँ पे? हमारी गली 2-3 गली हमारी अभी आज भी ऐसे पड़ी हुई है। अच्छा, आप क्या कहेंगे यहाँ पे? आप रहते हैं यहाँ पे? रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? थोड़ा आगे रहते हैं। कॉलोनी का नाम क्या? नंगला इंग्लिश पार्ट 2। क्या समस्या है वहाँ पे? वही पानी की? हाँ, पानी की मेन बड़ा पानी रहता है, गंदा पानी खड़ा रहता है। हाँ, मेन की पानी की बहुत ज्यादा, ये रोड सीवर भरे राजनीति में आपको लगता है ये सुधार कर पाएंगे कुछ, कोई भी हो? जहाँ जी करेगा वहाँ देंगे, जो बार देखेंगे। हाँ उम्मीदवार देखेंगे। अंकल जी आप कहाँ से? हम यहीं से रहते हैं। कितनी उम्र आपकी? 75 की कहीं जाती हुई, कहीं आती हुई, कहीं इतिहास देखे हैं आपने? कुछ बदला यहाँ पर? ना, इनसे बढ़िया कोई है ही ना। हाँ हाँ। पानी की, सड़कों की नेता लोग करवा। क्योंकि आवारा पशु की भी समस्या यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात है, अब देखिए आप, ये आपके सामने सीधा उदाहरण है, भी देखनी चाहिए ना। बच्चे आपके साथ हैं और ये आवारा पशु भी। अब आप ही देखो, हम तो निपटते ही हैं इन चीजों से, मजबूरी हमें तो निपटना भी पड़ता है। सुधार होने की गुंजाइश आपको लगता है, उम्मीद है कोई, या आप थक हार चुके हैं? भैया हम तो बहुत नेता आते हैं, सब पूछते हैं, सबको बताते हैं, करवाता कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर कोई रात को गिर जाए, विधायक जी अनजान कोई शख्स आए, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? जिम्मेदारी प्रशासन की है, भ्रष्ट भाजपा सरकार की है, और किसकी है? ये पूरी सड़क आप देखेंगे वहां तक, ऐसा लगता है मानो बहुत बारिश हुई हो और मॉनसून का महीना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो दिक्कत परेशानी है कब से आ रही है, और जब नेता आते हैं आपके बीच में या सरकार जब किसी की बनती है तो वायदा होता है कि आपकी परेशानी दूर कर दी जाएगी, ये क्यों नहीं हुई? ये पिछले 4 सालों से चल रही है और इन 4 सालों विधायक जी ने पूरी अपनी कोशिश जारी रखी है और हम रोजाना कुछ न कुछ लिखते रहते हैं, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई है। फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं। जवाहर कॉलोनी के मेन बाजार को भी आप देखिए जहां पर हम पहुंचे हैं, और यहाँ का नज़ारा भी वाकई में ऐसा ही है कि बीच बाजार आकर हम वो बातचीत कर सके जिससे कि एक नतीजे पर पहुंच सके कि चुनावी चर्चा क्या है। नीरज शर्मा जी के साथ लगातार हम इस विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। सर, अब चुनावी चर्चा हमने बहुत कर ली है, लेकिन अब बात असल मुद्दों की भी होने जा रही है। जो मुख्य मुद्दे हैं वो इस फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्र के आपको क्या लगते हैं जो आने वाले वक्त के लिए
आपके विजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? ये मेरी दो प्राथमिकताएं कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी हो और सीवरेज की परेशानी से आज हम सब जगह परेशान हैं और सीवरेज के लिए एक पूरी व्यवस्था हो। पीछे मैं अमेरिका भी गया था, तो न्यूयॉर्क में भी मेरे कुछ उच्च अधिकारियों से बात हुई। मुझे न्यूयॉर्क का सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा लगा। उसी की तर्ज पे हम लोग अपनी डीपीआर बनवाएंगे कि हमारी बहन बेटियों को कोई तकलीफ़ ना हो। मेन हमारा मेट्रो और पीने का मीठा पानी और सीवरेज की व्यवस्था। आज जी बात सच्ची कह रहे हैं या फिर ऐसी? कह रहे हैं सर, बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे जो सीएम साहब हैं, कल तक तो नीरज शर्मा अच्छे थे, चेक दे रहे थे, आज इतने बुरे कहाँ से हो गए, मेरे को ये नहीं समझ आ रही। हमने अपने जीवन में क्रांतिकारी सुने थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये सब सुने थे। आज हम क्रांतिकारी देख रहे हैं जो इतनी ठंड में एक कुर्ते में घूम रहा है और जो पता नहीं कितनी बीमारियों को अपने साथ लेके चल रहा है। सर्द मौसम में ये सब कुछ जो नीरज शर्मा कर रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल से हो जाता है। अब अंत में इस चर्चा में ये बताइए कि हमने बहुत समस्याएं इस फरीदाबाद एनआईटी में देखी है, आपने दावे भी बताए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे फरीदाबाद एनआईटी में आज क्या है जो नीरज शर्मा के आने के बाद हुई है? सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी जो मैंने बताया, दूसरा मेट्रो का मैंने बताया, स्मार्ट सिटी के नाम पे हमको धोखा दिया गया, उसके भी मैं 6 करोड़ तो सड़क और नाले के लिए पास करा के लाया हूँ, 4-4.5 करोड़ रुपए और चीज़ के लिए लाया हूँ, नहीं तो हमको तो धोखे में रखा था। और मैं फिर बता रहा हूँ कौशिक जी, ये विपक्ष की सरकार है, यही हमारी कांग्रेस की सरकार होती, हमारी अपनी सरकार होती, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होते तो मैं आपको बताता नीरज शर्मा ने NIT 86 के लिए क्या कराया है। NIT 86 की काया पलटी आपको नजर आती। बिल्कुल, जो नीरज शर्मा जी अपनी ओर से बता रहे थे ये उनके दावे हैं और ये दावे इनकी ओर से मजबूत है। इनके समर्थक भी इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो समस्या उनका समाधान हो सकता है, इनको भी लगता है कि इनकी सरकार आए और ये मंत्री बने, फिर ये दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। लेकिन ये चुनावी बातें फिलहाल तो आपको लग रही हैं, वक्त बताएगा और यहाँ की जनता इन पर भरोसा करेगी या नहीं करेगी ये भी आने वाला वक्त बता देगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रहने वाले हैं लोकसभा के बाद। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है फरीदाबाद NIT को लेकर। चुनावी चर्चा में मेरे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे एक और विधानसभा क्षेत्र में जहां विधायक से सीधी बातचीत होगी, चुनावी चर्चा होगी, बीच बाजार। नमस्कार।